देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ डिस्कस कर ले रहा हूँ फटाफट। यहाँ पे द करेक्ट प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर विद द रेडियस ऑफ द वायर इज आर। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ये एक वायर है जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है, ठीक है। एंड वी नीड टू कंसीडर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर एंड आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। तो अगर आपको आर ग्रेटर देन कैपिटल आर करना है तो यहाँ से ये करंट आई जा रहा है। And if we need to consider small r greater than capital R, तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात है, ये एक एम्पीरियन लूप है, ठीक है, जिसका रेडियस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द वायर है। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट एनक्लोज्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें बी और ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट मीन दोस्त नाम आई, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक। अब बात करते हैं इसकी आर लेस देन कैपिटल आर की। तो ये यहाँ पे, ठीक, और ये करंट आई यहाँ से आ रहा है, ठीक। अब मान लो कि तुम इसके अंदर जो करंट आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप मानो अपना, ठीक है, जिसका रेडियस होगा कितना स्मॉल आर, ठीक, और इसका रेडियस कितना है आर, ठीक। सो P into 2 pi r is equal to mu naught times the net current enclosed। तो आई डैश हो गया, क्यों? क्योंकि अगर पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई आता है तो पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से आई डैश आएगा। आई डैश इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू आई अपॉन कितना पाई ऑफ द आर स्क्वायर, ठीक। तो आई डैश इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई, ठीक। तो बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आई, ठीक। तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आर स्क्वायर आई, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर 2 पाई आर, ठीक। तो म्यू नॉट आर आई अपॉन 2 पाई over r square। तो v is directly proportional to r, ठीक। v is directly proportional to r, ठीक। अब देखो r रिटर्न के लिए v is directly proportional to r, तो ये गलत हो गया, ठीक, ये भी गलत हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। और r रिलेशन के लिए v is directly proportional to r, ठीक। तो ये बनेगा आंसर, ठीक। इसको वैसे भी याद रखिएगा, ये मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। The figure shows two long straight current carrying wire separated by a fixed distance d, ठीक है। The magnitude of the current flowing in each wire varies with time, but the magnitude of the current in each wire is equal at all time, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि टाइम t इक्वल टू t1 पे i1 भी तुम्हारे पास लेट्स सपोज 2 एम्पियर है, i2 भी तुम्हारे पास 2 एम्पियर है एट टाइम t इक्वल टू किसी t2 पे, ठीक है। I1 तुम्हारे पास 30 एम्पियर है तो I2 भी तुम्हारे पास 30 एम्पियर, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम रोकें तो हम ये पाएंगे कि करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है, ऐसा है। अब देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग इन ईच वायर वेरीज विद द टाइम, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन ईच वायर इज इक्वल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 pi d। So F we can write it as F, ठीक है, फोर्थ यूनिट लेंथ। और क्या लिख पाएंगे हम लोग? लिख पाएंगे म्यू नॉट वापस कितना आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई d। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। तो Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 AX का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है, ठीक है।
ये ग्राफ बनता है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का, ठीक है। अब तुम देख लो, ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये तुम्हारे पास जो है y, ठीक है। तो एक्स इक्वल 4 ग्राफ ये है, तो ये वाला ग्राफ दोनों कहाँ पे है, ठीक। अब देखो, ये तो लीनियर बता रहा है, गलत है ना। और अब इसमें बता रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो जरा ग्राफ को देखो, तो ग्राफ को साफ साफ देखने में पता लगेगा कि ये वाला ग्राफ नहीं हो सकता, ये वाला ग्राफ इसको कॉरस्पॉन्ड कर देगा, तो भी गलत हो गया, ठीक है। भी गलत हो गया, ये वाला ग्राफ भी नहीं हो सकता, ये कह रहा है कि आई बढ़ने से एफ घटेगा नहीं, तो इसका मतलब ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला ही ग्राफ तुम्हारे पास यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, ये कह रहा है कि तुम्हारे पास अक्लोज्ड, ये कह रहा है तुम्हारे पास कि a charged particle enters in a magnetic field in a direction perpendicular to magnetic field, which are the following graph shows the clear prediction of the kinetic energy of the particle with time। तो तुमको पता है कि अगर तुम्हारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ से निकलेगा और कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास निकलेगा, ठीक। आप समझिएगा जरा, विच आर द फॉलोइंग ग्राफ शोज द कैटेगराइजेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तुमको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट वेलोसिटी चेंज रहती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी में तुमको पता है कि जब हम हाफ एम वी स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्चुअल में हम स्पीड पुट करते हैं, ना कि वेलोसिटी पुट करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी पुट करने का लॉजिक क्या है, मतलब आप स्पीड पुट करते हो, सिंपल सी बात, तो वो चेंज होता नहीं है, ठीक। वो चेंज होता नहीं है, तो फिर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को टाइम के साथ चेंज होने का ही नहीं है, खास खत्म। तो इनका आंसर हो क्या, डी हो, ठीक। अगला देखते हैं, अगला हमसे बोला गया है द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस तुम्हारे पास आर फ्रॉम लॉन्ग वायर। तो अब बी का तो तुम्हें पता ही है, ये इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ठीक है। ये तुम्हारे पास बी इज इक्वल्स टू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन ऑफ तुम्हारे पास पाई 1 साइन ऑफ तुम्हारे पास पाई 2, ठीक। पाई 1 कितना 90, पाई 2 कितना 90, सो बी इज इक्वल्स टू कितना नॉट आई अपॉन 2 तुम्हारे पास पाई आर, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर बढ़ाओ बी घटाओ, काम खत्म, ठीक। तो ये होगा नहीं, ठीक। अब ये देखो, जब भी तुम्हारे पास अब ये वाई एक्सिस पे है और ये एक्स एक्सिस पे है, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x और एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चलता है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, तो 79 का आंसर होगा क्या, सी होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट एसी के ग्राफ देखिए, the phase relationship between the current and the voltage in a pure resistive circuit, pure resistive circuit में दोनों लोग एक साथ चलते हैं, ठीक, दोनों लोग एक साथ चलते हैं, तो ये होगा आंसर खत्म, प्योर रेजिस्टिव के लिए, ठीक है। प्योर तुम्हारे पास किसके लिए, आर के लिए। अगला, और ये अलग से किसके लिए होगा, इसमें करंट नीचे से आ रहा है तो करंट लैग कर रहा होगा वोल्टेज से, ठीक है। इसमें करंट ऊपर से आ रहा है, ठीक है। तो ये तो करंट जिसमें लैग कर रहा है ए वाला, वो हो जाएगा प्योर इंडक्टिव, और करंट जिसमें लीड कर रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा प्योर कैपेसिटिव, काम करना, ठीक। अगला, ये तो फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इक्वेशन को पता है कि एक्सएल इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा इनटू एल, ठीक है। तो ओमेगा मतलब कि तुम्हारे पास 2 पाई तुम्हारे पास एफ एल, तो एक्सएल इज दैट टू फ्रीक्वेंसी, ठीक। अगला, अगला तुम्हारे पास एक्ससी, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्ससी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन तुम्हारे पास ओमेगा सी, 1 अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो एक्ससी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला, ये कह रहा है बच्चा द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी वेरिएशन द इंपीडेंस, इंपीडेंस का वेरिएशन देखना है, तो ये ठीक है, समझ में आएगा, सी बताइए आपको, ठीक। अगला तो है नहीं पार्ट, ठीक। अगला देखिए, करंट में,
The figure shows the experimental setup for the verification of the Ohm's law. ठीक, graph obtained for this setup is shown in the figure number 2. Okay, ठीक है. So if the resistance, तो हमें पता है V equals to होता है I into R. ठीक है, ये y एक्सिस में भाई सब बैठे हुए हैं, ये x एक्सिस में बैठे हुए हैं, तो dy अपॉन dx जो होता है तो tan थीटा होता है, हो गया R. ठीक है, तो ये लेट्स सपोज ये हो गया थीटा 1. ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज tan ओवर थीटा 1 इज इक्वल टू R. ठीक, अब अगर हम बात करते हैं कि वही रेजिस्टेंस दो गुना कर दिया है, तो V इज इक्वल टू तुम्हारे पास I इंटू कितना, तुम्हारे पास टू R. ठीक है, V अपॉन I. अब तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वो जाएगा tan तुम्हारे पास थीटा 2 इज इक्वल टू कितना 2 ऑफ द R. तो tan ऑफ द थीटा 2 इज इक्वल टू कितना 2 ऑफ द tan ऑफ द थीटा 1. ठीक है, तो थीटा 1 की जो भी कोई वैल्यू होगी, 30 हो चाहे 45 हो चाहे 60 हो, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सिंपल सी बात है, अगर आप थीटा की वैल्यू जब आपकी 0 से 90 के बीच में होती है, थीटा आप बढ़ाते हैं तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से लेकर 90 तक जाती है. तो सिंपल सी बात है, थीटा 1 की कुछ भी वैल्यू क्यों ना हो, उसे tan में रखोगे, ये जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी तो थीटा भी बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा. ठीक है, हाँ थीटा बढ़ जाएगा ना, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन रहेगा. इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं. इसका जो थीटा है तो वो थीटा 1 से कम है, और इसका जो थीटा है तो वो थीटा 1 से ज्यादा. तो ये है आंसर. ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं इसको. ठीक है, अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट द ओमिक कंडक्टर. ओमिक का मतलब V इज इक्वल टू I, डायरेक्ट जाएगा. ठीक है, IV characteristics shown in the figure for the ये 73 का. नॉन ओमिक कंडक्टर्स मतलब सब आपको मैंने बताया. फिर ये क्या कह रहे हैं, द वोल्टेज वी इन करंट आई ग्राफ फॉर द करंट इन दिस. सिंपल सी बात है कि ये जो थीटा 2 है इससे बड़ा थीटा 1 है. अगर थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है तो वी कैन राइट इट एज tan ऑफ द थीटा 1 ग्रेटर देन tan ऑफ द थीटा 2. इसका मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2. R देखिए उसमें होता है टेम्परेचर के, RT तुम्हारे पास R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T. ठीक है, सो तुम्हारे पास R1 अगर R2 से बड़ा है तो T1 भी T2 से बड़ा होगा. ठीक है, T1 भी T2 से तुम्हारे पास बड़ा हो जाएगा. ठीक, अगला द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ दिस. तो पता है हम लोगों को कि ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टिविटी बढ़ती है. ठीक है, सेमी कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तुम्हारे पास घटता है, रेजिस्टिविटी तुम्हारे पास घटती है. ठीक है, सो अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो जर्मेनियम तुम्हारे पास आर्सेनिक, ध्यान रखना ये भी भाई सब सेमी कंडक्टर में आते हैं. ठीक है, ये भी सेमी कंडक्टर में आते हैं और आर्सेनिक भी सेमी कंडक्टर में आते हैं. ठीक है, आर्सेनिक. ठीक है, ये सब लोग जो है सेमी कंडक्टर में आते हैं. सिल्वर तो वाला पार्ट भी आता है. ठीक है, तो इसमें जर्मेनियम तुम्हारे पास जो यहाँ पे है, ये आंसर होगा. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. नेक्स्ट क्या है, असल हैविंग. ये तो मैंने आपको कराया हुआ है, इसमें तो मुझे कुछ आपको बताना ही नहीं, तो मैंने क्लास में करवाया, पूरा पूरा पार्ट करवाया क्लास में, कई बार करवाया. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ग्राफ्स हैं. ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो वैसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए क्योंकि ये आउट ऑफ द कोर्स वाला पार्ट है फील्ड के लिए, बट फिर भी ठीक है. ये तुम्हारे पास कोई एक ए पॉइंट है, कोई एक बी पॉइंट है, कोई एक सी पॉइंट है. ठीक है, तो जरा देखो, ई ए का फॉर्मूला होगा तुम्हारे पास क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नहीं सॉरी, ई ए पूछ रहे हैं ना, ई ए तो अंदर चला गया. ठीक है, स्फेरिकल शेप के लिए ये तुम्हारे पास जो है स्फेरिकल तुम्हारे पास शेल के लिए. ठीक है, ई ए हो जाएगा 0. ठीक है, और बी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल आर. ठीक है, और ई बी क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर. वी ए कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कितना कैपिटल आर. ठीक है, ई सी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन तुम्हारे पास ये आर है और ये तुम्हारे पास स्मॉल आर है. ठीक है, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास वी बी है और वी सी है.
के क्यू अपॉन तुम्हारे पास जो है ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी आर, ठीक है। तो ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका जो डायग्राम बनता है वो भी ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बनता है, ये डायग्राम ऊपर जाता है और फिर ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तुम्हारे पास आर है, ठीक। और जो पोटेंशियल का आप डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए वो ऐसे बनेगा, पोटेंशियल डायग्राम बनाएगा ये ऐसे, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास जो है इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर कि कौन सा बनेगा। तो जरा तुम देखो, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का देखो, ठीक है, तो तुम बस कुछ ना देखो, तुम ओ से लेकर के बी से लेकर क्यू तक का पार्ट देखो, ठीक है, इतना पार्ट है बस, ठीक है। तो ये पार्ट तो तुम्हारे यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। जो पार्ट यहाँ पे होगा वही पार्ट तुम्हारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वही पार्ट होगा यहाँ पे होगा, ये वाला पार्ट ये इस तरीके से, ठीक। तो ये होगा तुम्हारे पास आंसर, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे फटाफट फटाफट निकालिएगा, इसमें ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए, ठीक। अगला अगला पार्ट आपसे बोला गया है इन हॉलो सर्कुलर पोटेंशियल, भी अभी बताया मैंने आपको, ठीक। ये होगा आंसर। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब बात जो है पोटेंशियल एनर्जी की है, तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस मतलब पी ई तुम्हारे पास कितना कॉस थीटा, ठीक है। इसने कहा कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा हो गया 0, यहाँ पे थीटा हो गया बीच में 90, यहाँ पे थीटा हो गया तब कितना 180। तो यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ द पी ई, ठीक है। यहाँ पे यू की वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पे यू की वैल्यू हो जाएगी प्लस ऑफ द पी ई, ठीक है। अब देखो साफ साफ ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, माइनस पी प्लस पी का हिसाब किताब नहीं है। अब आई बात इस पे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, ये पी और ई तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये लोग तो क्या है, ये लोग तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इट इज द कॉस थीटा जो कि यू को गवर्न कर रहा है ना, कॉस थीटा है, तो सिंपल सी बात है कॉस का ग्राफ कैसे होता है, कॉस का ग्राफ होता है तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कॉस का ग्राफ होता है, ठीक। अब अगर कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, तो इसने कहा कि भाई थीटा तुम्हारे पास 0 डिग्री है, ठीक है, कॉस 0 होता है 1, ठीक है। और थीटा 90 तो कॉस 0 होता है कॉस 90, थीटा 180 कॉस 180 होता है -1, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ पे देखो, अगर इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये रहा माइनस पी ई, ये रहा 0 और ये रहा प्लस पी, ठीक है। तो आंसर बनेगा कौन सा, डी का, इस तरीके से, ठीक है। अगला देखो, अगला बोल रखा है हमको यहाँ पे, yeah, which of the following graph shows the correct variation of the force between the distance? अच्छा, F is equals to K तुम्हारे पास Q1 Q2 on तुम्हारे पास कितना R square, F is inversely proportional to R square, R बढ़ेगा F घटेगा, R बढ़ेगा और F घटेगा, इसने का R बढ़ेगा F बढ़ेगा, इसने का R बढ़ेगा F बढ़ेगा, R बढ़ेगा F घटेगा, ठीक है। अब हम लोगों को पता है, ये तो हम लोग इतने समय से देखते चले आ रहे हैं कि अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये वेरिएशन रहेगा, r बढ़ेगा f घटेगा, तो आंसर रहेगा ना, आंसर रहेगा तुम्हारा डी, ठीक है, आंसर रहेगा तुम्हारा डी। नेक्स्ट अच्छा क्या है, अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये तुम्हारे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, अगर सर फील्ड लाइंस बनाओगे, ठीक है, तो ऐसे बनाओगे ना, इस तरीके से यहाँ बनाओगे, ठीक, फिर यहाँ बनाओगे इस तरीके से यहाँ बनाओगे, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ बनाओगे, ठीक। और इसको तुम्हारे पास ये बनाओगे क्या, ये बनाओगे अपना तुम्हारे पास क्या न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे फील्ड लाइंस तुम्हारे पास जो है यहाँ पे फील्ड लाइंस तुम्हारे पास जो है ज्यादातर घनी होगी, यहाँ पे घनी होगी, यहाँ पे तुम्हारे पास फील्ड लाइन वहाँ पे जो है ज्यादा घनी होगी, यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा घनी है, यहाँ पे भी घनी है, फील्ड लाइन यहाँ पे घनी है, इस एरिया में देखो और इस एरिया में देखो, यहाँ पे फील्ड लाइन कमजोर है 100%। ये तो तय है कि तुम्हारे पास जब हम इधर की तरफ अप्रोच करेंगे तो फील्ड लाइन घटेंगी, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो फील्ड लाइन बढ़ेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें भी घट रही है और इसमें भी घट रही है, ये तो गलत हो गया, इसमें तुम्हारे पास घट रही है और उसके बाद का तो तुम्हारा हिसाब किताब से 0 कर दिया, ये भी गलत हो गया, ठीक। अब सवाल ये है कि इसमें तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, सही है,
इसमें मैग्नीट्यूड घट रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, सही है। अब लेकिन दोनों में से सही कौन सा है, ठीक है। अब जरा देखना, जैसे मान लो कि हम लोग ये प्लस क्यू और प्लस क्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है ए, ठीक है, ये x इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू 2a है, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिया कोई, ठीक है, तो ये लेट सपोज दूरी मैंने 0.3 ले ली, ठीक है, 0.3 मैंने दूरी ले ली और ये मैंने 1.7 ले ली, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास मैंने E1 यहाँ पे जो बनाया, और मैंने यहाँ पे जो है E2 बनाया, ठीक है। सो E1 कितना होगा, जे क्यू अपॉन तुम्हारे पास 0.3 का होल स्क्वायर होगा, और E2 कितना होगा, के क्यू अपॉन तुम्हारे पास 1.7 का होल स्क्वायर होगा। अब सिंपल सी बात है, 0.3 कम है तो E1 E2 से ज्यादा है, तो जो E नेट का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इधर होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा, ठीक है। मान लो अगर हम यहाँ पे लिए होते हैं, ठीक है, मान लो अगर हम लोग यहाँ पे लिए होते हैं, E2 पॉइंट पे देखते हैं, E2 पॉइंट पे देखते तो ये होता 0.3 इधर है, और ये होता तुम्हारे पास पॉइंट, सॉरी, इसमें 1.7 इधर होता, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे E1 की डायरेक्शन होती इधर और E2 की डायरेक्शन होती तुम्हारे पास इधर, ठीक है। इस बार E1 तुम्हारे पास जो है 1.7 की दूरी पे है। अब E1 कमजोर पड़ जाता, ठीक है, और E2 मजबूत हो जाता, तो E2 का मैग्नीट्यूड E1 से ज्यादा हो जाता, और ई नेट की जो डायरेक्शन है वो तुम्हारे पास इधर की तरफ हो जाती, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ये पॉजिटिव एक्स है तो इसको मैं नेगेटिव एक्स में काउंट करता, हाँ नेगेटिव एक्स में काउंट करता, तो इसका मतलब ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, आई कैन एक्सपेक्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एग्जाम, ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखो, which of the following graph shows the correct behavior of the electric flux, so phi equals to होता है तुम्हारे पास E A cos थीटा, ठीक है। इसने कहा 45 डिग्री से 90 डिग्री घुमाना है, वो भी क्लॉकवाइज, तो थीटा बीच में जीरो आएगा, थीटा -45 आ जाएगा, ठीक। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी cos 45, तो E A अपॉन √2, फाई की वैल्यू हो जाएगी cos वापस जीरो, तो ये हो जाएगा E A, ये हो जाएगी फाई की वैल्यू कितना, cos वापस -45, वो तो खाई जाता है पूरा, है ना। कॉस तुम्हारे पास अगर -45 रखोगे तो कॉस जो है वो करेक्टेड आदमी है, ठीक है। तो ई ए अपॉन √2, ठीक है, तो पहले ज्यादा था फिर कम फिर बढ़ा, नहीं नहीं नहीं, पहले था पॉइंट ऑफ 707, ठीक है, मतलब 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है, ठीक है। और फिर तुम्हारे पास ई ए हुआ और फिर तुम्हारे पास 0.707 ई ए हुआ, तो पहले ज्यादा था, पहले था फिर तुम्हारे पास बढ़ा, फिर ज्यादा हो गया, फिर तो कम हो गया, तो पहले 0.707 था, फिर बढ़ गया और फिर तो घट गया, तो ये बनना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो 88 का आंसर जो है वो बनेगा, तो आपको उसका ए बनेगा। अच्छा, अगला, which of the following graph shows the change of the flux with time t, it's a process, अच्छा, away, away, p dot dA equals to net flux upon this, so 1/4 pi square, टू नेट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ई जो है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, ठीक है। तो किसका किसका जानना है, फ्लक्स का जानना है, फ्लक्स का जानना है। फ्लक्स जैसे जैसे दूर जाएगा, मतलब चार्ज जैसे दूर जाएगा फ्लक्स कम हो जाएगा, तो पहली बात तो ये आंसर ही नहीं होगा, ये आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। और ये भी आंसर नहीं होगा, तो बस खत्म, ये आंसर होगा, बस सोचना ही है इसके अंदर, ठीक है। तो 18 का आंसर होगा सी। अगला, टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास पी ई साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा ग्राफ होता है ये, ठीक। तो स्टेबल का मतलब हो गया 0 डिग्री, अनस्टेबल का मतलब हो गया 180 डिग्री, बीच में हो गया 90, तो बस इतना ही पोर्शन होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर कर लो, जी टॉर्क का ग्राफ हो जाएगा, ठीक। 90 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक। अगला, अरे ये तो बहुत सिंपल सा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द शीट चार्ज फ्रॉम थ्रू द, ठीक, ये होगा। ये देख लीजिएगा, ग्राफ के सारे सवाल हैं लगभग लगभग, ठीक है, इससे वहां ग्राफ आएगा नहीं बस।